पहले तो ये वाला शायद मैंने लिखवाया था, SnO2 का लिखवाया था एसिडिक और बेसिक मीडियम, या नहीं कॉपी पे? नहीं, पहले ये लिख लो, SnO2 एसिडिक मीडियम में होती है, ये बनता है Na2SnO3 प्लस वाटर। तो हमने क्या डाला, SnO2 का सोल बना हुआ है, प्रेसिड बने हुए हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उन्हें डिसॉल्व करके थोड़े ड्रॉप HCl के डाल दिए या NaOH के डाल दिए। तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उनके ऊपर कोई कॉमन आइन एडजॉर्ब हो जाएगा। कॉमन आइन इनमें तो कोई है नहीं, इनमें से देखो ये जो बने हैं इनमें कोई SN या O का कोई कॉमन आइन है, SN है। तो अब देखो भी इसमें से SN जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव, तो इसके ऊपर तो एडजॉर्ब होगा SN4 पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या एडजॉर्ब होगा, ये कौन सा चार्ज आएगा SnO3, ये ऐसे टूटेगा ना, 2 Na बनेंगे और एक क्या बनेगा SnO3 2 नेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा SnO3 2। तो ये लिख लो बेटा, ये वैसे भी हमें याद करना है, ये वाला ना SnO2 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमें कहेगा भी क्यों है, तो इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो अब मैंने एसिडिक मीडियम में कहा, तो एसिडिक मीडियम में तुम्हें समझ आ गई भी ये कौन सा सोल बनने वाला है, पॉजिटिव सोल बनने वाला है। और अगर ये पॉजिटिव सोल बनने वाला है तो अब तुम इसका आंसर दोगे भी किसके लिए, बेस्ट कोआगुलेटेड बाय इफेक्टिव आयन की वैलेंसी से चेक करें, NaCl, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, या फिर सोडियम फेरोसाइनाइड। इसका चार्ज मैंने तुम्हें बता रखा है भी कैसे करना होता है, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन। तो पॉजिटिव सोल है बेटा, ये दोनों याद करने हैं, ठीक है। एसिडिक में पॉजिटिव, बेसिक में क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव आयन कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। तो आपको नेगेटिव वाले पर वैलेंसी या चार्ज देखना है कितना है, नेगेटिव वाला सी, चेक करो भी। इस पे चार्ज आ गया Cl नेगेटिव, ये होगा सल्फेट 2 नेगेटिव, ये होगा फॉस्फेट 3 नेगेटिव, ये होगा FeCN पे कितना चार्ज समझ रहे हो आप, 2 पॉजिटिव है ना, तो 2 नेगेटिव। तो हमें इफेक्टिव आयन मींस अनाइन है हमारा, अनाइन देखना है, अनाइन की वैलेंसी मैक्सिमम चाहिए है ना, वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो चेक करो अनाइन की वैलेंसी मैक्सिमम कहाँ पे है, सी सही है तुम्हारा आंसर, है ना, सी आ रहा है। ये समझ आ गया था, दोबारा हमने उसमें कॉलीगेटी प्रॉपर्टी में किए थे कि आयनाइज कैसे होता है, 2 सोडियम अलग हो जाएंगे और चार्ज आप देख सकते हो भी यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 नेगेटिव था, यहाँ क्या था 1 पॉजिटिव, क्रॉसिंग से बनता ना, तो इस पे चार्ज 2 नेगेटिव है। यहां से देखना है चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 2, चार्ज 1, सबसे बेस्ट 3 वाला हार्डी शेल्स रूल। तो सी कर लोगे। क्या होता अगर मैं ऐसे कर देता Na4 FeCN6, तो जितने भी Na है सीधा उतना चार्ज, Na2 है, Na3 है, Na4 है ना, ऐसे। एक और दूं ऐसा क्वेश्चन, जैसे नीट में आया था वैसे ही दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। 0.1 मोलर 100 ml AgNO3 प्लस 0.1 मोलर 150 ml KCl are mixed to prepare AgCl sol. For given sol, minimum coagulation value will be for A option sodium sulfate, B option magnesium chloride, C option aluminium sulfate, या फिर डी ऑप्शन NaCl। यस
तो पहले तुम ये चेक करो भी सोल कौन सा बनेगा, नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव। 0.100 10 लिखो, 0.1 इंटू 100 10 मिलीमोल्स हो गए बेटा। 10 में दूसरी ओर कितने आ रहे हैं, 0.1 150 15 ज्यादा हो गई है। KCl ज्यादा है, अगर KCl ज्यादा है तो बताओ AgCl के ऊपर कौन सा आयन आएगा, Cl। एडजॉर्ब हो गया Cl, अगर Cl एडजॉर्ब हो गया तो कौन सा सोल बन गया, ये नेगेटिव। अगर नेगेटिव सोल हो गया इसका मतलब इफेक्टिव आयन हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इफेक्टिव आयन में चेक करो किसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है, वो सबसे अच्छा होगा ना। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा मींस पावर ज्यादा होगी, वैल्यू कम होगी। पूछना ठीक है ये, तो ऐसे क्वेश्चन उससे रिलेट हो जाएंगे। हमें नीट में सिर्फ इतना क्वेश्चन था भी सोल कौन सा बना, आगे हो सकता है इससे रिलेट हो जाएगी। सोल बन गया एक बार तो उसकी कोगुलेशन के लिए कौन सा इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। हैंड रेज करो, कुछ पूछना है तो इसमें समझ आ गया। हमें ऐसे देखना है भी सोल ये बनेगा, AgCl का सोल बनेगा लेकिन कॉमन आयन ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इसमें कॉमन आयन Cl नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए चार्ज हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है, एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सबसे ज्यादा बढ़िया है, पावर ज्यादा है तो थोड़ा सा डालना पड़ेगा, वैल्यू क्या होगी, कम। इस तरह ये आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि बाकी 3 में घुमा फिरा के नहीं आएगा। चौथा टॉपिक जो है उसमें क्वेश्चंस बनते हैं कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेशन वैल्यू के घुमा फिरा के, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने लिखी थी प्रोटेक्शन, है ना। तो आज हम उल्टा पढ़ रहे हैं कि कोगुलेशन करना नहीं है, कोगुलेशन से बचाना कैसे है, उसे कह रहे हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोगुलेशन कैसे करते हैं। तो आज हमारा इंटरेस्ट है अभी कि हम कोलॉइडल सोल्यूशन बना के रखें और वो बनाया हुआ हमारा सोल्यूशन खराब ना हो, 2 4 5 महीने भी पड़ा रहे तब भी खराब ना हो। कोलॉइडल सोल्यूशन खराब ना हो इसके लिए क्या करें, क्या केमिस्ट्री लगाएं। जरूरत पड़ती है जैसे जितने भी मेडिसिन हैं, कफ सिरप वगैरह हैं, ये सारे कोलॉइडल सोल्यूशन है। तो अगर ये खराब ना हो बेटा तो हम 4 5 महीने साल तक भी यूज कर लेंगे। अगर पड़े पड़े खराब होने लग जाएंगे तो ये नहीं पता शाम तक ही नीचे बैठ जाए, सस्पेंशन बन जाए, फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा कंसर्न है कि खराब ना हो, क्या डालें उसमें कि खराब ना हो, उससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किए केमिस्ट्री में तो हमें पता चला भी प्रोटेक्शन करवाई जा सकती है। कैसे, कोलाइडल सोल कैन बी प्रोटेक्टेड, हो सकता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोगुलेशन, कोगुलेशन ना हो। जैसे मिल्क आ गया आपका वेरका वाला, घर पे तो मिल्क फट जाता है बेटा बहुत जल्दी, ये थैली हम उस पर लिखा होता है 3 4 5 दिन तक हम यूज करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव डाला है, वो ये होंगे प्रिजर्वेटिव जो उसे किससे बचाते हैं, कोगुलेशन। तो वो क्या है प्रिजर्वेटिव, जिसे हम कॉमन बोल देते हैं। कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोगुलेशन, तो हमने पता किया बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड डाल दो, इससे प्रोटेक्शन हो जाती है। लायोफिलिक कोलाइड जैसे एग्जांपल कुछ एक लायोफिलिक कोलाइड बहुत अच्छे हैं, स्टार्च है, ये एक लायोफिलिक कोलाइड बनाता है, जेलेटिन है, ये एक लायोफिलिक कोलाइड बना लेता है, गम और एबिक एक सब्सटेंस होता है, ये भी लायोफिलिक बनाता है, इवन एगल व्यूमिन है लायोफिलिक बनाता है, सोप्स हैं लायोफिलिक बनाते हैं, मी सेल्स वाले, है ना, सोप्स हैं, सोप्स लायोफिलिक बना देते हैं, है ना। तो कभी हमें इमल्शंस को स्टेबलाइज करना है तो कोई सोप वाले मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल ले लेंगे जिसमें एक
लायोफोबिक पार्ट हो, एक क्या हो, लायोफिलिक। तो कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने से, क्योंकि वो थोड़ा सा करैक्टर लायोफिलिक वाले आ जाएगा, तो आपस में जो सल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक चल जाएगा, जल्दी जल्दी खराब नहीं होगा, नीचे नहीं बैठे, है ना। हाँ, इसका मैकेनिज्म थ्रेडिकल दिया हुआ उसने कि मैकेनिज्म हो सकता है प्रोटेक्शन ऐसे होगी हो। वो कहता है कि जो कोलाइडल सोल्स है ना आपके, AgCl का पॉजिटिव सोल है, तो इनका डर बना रहता है भी ये कहीं एग्रीगेट ना होने लग जाए। जैसे जैसे पॉजिटिव जो एडजॉर्ब हुआ है, कुछ टाइम बाद हो सकता है पॉजिटिव चार्ज कहीं से इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, और जैसे ये न्यूट्रल हो जाएगा ये दोबारा से एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो नीचे बैठने लग जाएंगे। हमें इसे न्यूट्रल होने से बचाना है, तो वो कहता है जो लायोफिलिक कोलाइड आएगा ना, वो क्या करता है, इसके ऊपर एडजॉर्ब होने लग जाता है फर्दर। लायोफिलिक कोलाइड इसके ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड बेटा हमने थोड़ा सा डाला तो कुछ एक मॉलिक्यूल है वो नीचे जाना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन अच्छी है सॉल्वेंट के साथ, नीचे नहीं जाना चाहते, तो वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल दिख रहे हैं उन्हें उनके ऊपर स्टिक करने लगे आते हैं। वो चाहते हैं कि हम इनकी तरह यहीं घूमते रहें। अगर पार्टिकल इनके ऊपर स्टिक करने लगेंगे, सरफेस पे आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ एड्जॉर्प्शन हो गई, फिजिकल हो गई। चलो, अगर एड्जॉर्प्शन हो गई, इसके आसपास एक लेयर बन गई लायोफिलिक की, अब पहली बात तो इसके ऊपर कोई और इलेक्ट्रोलाइट आएगा उसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात, लायोफिलिक की लेयर बनने से हमें पता है लायोफिलिक जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ काफी ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, तो अब इसके सस्पेंशन बनने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो यही प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव भी यही है कि केसिन प्रोटीन है मिल्क में, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया वैसा सिमिलर सा मॉलिक्यूल, वो उन दोनों को बाइंड करके रखेगा, तो वो जो एक दिन चलना था वो 4-5 दिन तक निकाल देगा। तो ऐसे हम कोगुलेटिंग नहीं बोलूंगा, प्रोटेक्टिव एजेंट डालते हैं जो इन्हें बचा रहे। हाँ, एक थ्योरी ऐसे बोली जा रही है अभी, ये अपने इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, लेयर बनाने से प्रोटेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जैसी लेयर बनेगी तो इसकी इंट्रैक्शन जो है, ये तो दिखेगा ही ना, नीचे वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट ही दिखेगा, और बाहर वाले पार्ट की सॉल्वेंट के साथ क्या है, अच्छी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। लिखने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, अदरवाइज एक नहीं बहुत सारे केस हैं। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाला मीसेल्स बनाने लग जाएगा, कहीं केसिन प्रोटीन की तरह काम करने, अलग अलग केस हो सकते हैं। लेकिन चलो, जैसे हमें एनसीईआरटी में दिया, हम एक लाइन लिख लेते हैं कि क्या होता है जनरली। लायोफोबिक कोलाइड get adsorbed over colloidal particles and make a layer बना लेता है। अगर ये लेयर बना लेगा, अट्रैक्शन बिटवीन colloidal particle and solvent will increase, so it will not coagulate। आवाज आ रही है बेटा पीछे से कहीं से, मेरे कान बोलने लग गए, जा रही है आवाज। सो इट विल नॉट कोगुलेट इजीली, ये इजीली कोगुलेट नहीं होगा। इट मींस कहीं लिखा हो ऐसा भी कुछ ऐसा होता है, लायोफिलिक कोलाइड ऊपर लेयर बना लेता है जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट का असर नहीं होता, तो हम कहेंगे सही है। लायोफिलिक तभी मैं कह रहा हूं ना, मुझे कानों में आवाज आ रही है, ध्यान तो मेरा उधर हो जाता है, फिर लॉस तुम्हारा ही होगा इसका। लायोफिलिक कोलाइड गेट एब्जॉर्ब्ड ओवर सीपी एंड मेक ए लेयर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन colloidal particle and solvent will increase, so it will not coagulate easily, जल्दी से coagulate या सस्पेंशन नहीं बनेगा। इस तरह हम प्रिजर्वेटिव काम करता है। जितनी आपके घरों में कॉस्मेटिक क्रीम है, हेयर जेल्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक क्रीम मींस ऑयल और वाटर का इमल्शन हमने पढ़ा था ना, इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे डाल, ठीक है। लेकिन हमें आगे ये पता करना है
भी कौन सा बेस्ट प्रोटेक्टिव एजेंट है, कंपैरिजन ऑफ प्रोटेक्टिव पावर ऑफ प्रोटेक्टिव एजेंट। अब हमें समझ तो आ गई है कहानी, उसने लायोफिलिक कोलाइड बता दी। अब लायोफिलिक कोलाइड तो कई हैं, स्टार्च भी है, जेलेटिन भी है, गम अरेबिक भी है, जैसे मैंने बोला है ना, सोप्स भी हैं। अब हम पता कर रहे हैं भी फिर ये भी बताओ कि इनमें से कौन सा अच्छा है। जैसे कल कोगुलेशन के लिए पढ़ा भी, कोगुलेशन तो सारे ही करवाते हैं लेकिन अच्छा कौन सा है, तो हमें एक हार्डी शर्ज ने एक रूल बताया, उसके बेस पे हमें निकालना आ गया भी हाँ इसके लिए ये अच्छा है, इसके लिए ये अच्छा है, कम डलेगा ऐसे। प्रोडक्टिव पावर कैसे कंपेयर होएगी, सिंपल नहीं है बेटा, क्योंकि कोई चार्ज वगैरह तो दिख नहीं रहे, तो सिंपल केमिस्ट्री तो नहीं लग रही। तो इनमें से किसकी प्रोडक्टिव पावर ज्यादा है, किसकी कम है, ये कैसे कंपेयर करें? कैसे कंपेयर करें, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट को कहते हैं गोल्ड नंबर। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, मान लेते हैं एक स्टार्च और जेलाटिन में से मैंने कंपैरिजन करना है भी कौन सा ज्यादा अच्छा है। कौन सा ज्यादा अच्छा है मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सोल्यूशन है कोलाइडल, सेम अमाउंट ले लेंगे, सेम अमाउंट लेके दोनों डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, जो कम डलेगा और प्रोटेक्शन करवा देगा वो क्या होगा, ज्यादा। जो कम डलेगा और प्रोटेक्शन करवा देगा वो क्या होगा, ज्यादा। ऐसे करना है। अब वो एक फिर दोनों के लिए एक स्टैंडर्ड हमने लिया है, एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल बनाया है, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल, सभी को चेक करने के लिए। ये स्टैंडर्ड गोल्ड सोल क्या है, इसमें हम 10 ml गोल्ड सोल लेंगे जो एक ही मेथड से बना रखा है, मान लेते हैं ब्रैडी-गार्क मेथड से बनाया हुआ है, जो एक ही तरह, एक ही जैसी कंसंट्रेशन, एक ही मेथड। वो स्टैंडर्ड गोल्ड सोल का 10 ml है। ये 10 ml की खास बात ये है कि अगर मैं टेस्ट ट्यूब में सिर्फ 10 ml गोल्ड सोल ये लेता हूं जो ब्रैडी-गार्क से कल मैंने बनाया, तो इसकी खास बात यह है कि अगर इसमें मैं एक ड्रॉप 1 ml 10% नमक का सोल्यूशन डाल दूं, तो ये जो कल वाला मेथड था ये कोगुलेशन करवा देता है इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या हो जाती है इसकी, कोगुलेशन। अब ये से हमने एक्सपेरिमेंट में स्टैंडर्ड मानना है, ये गोल्ड सोल है और वो स्टैंडर्ड बनाया है। उसकी खास बात क्या होनी चाहिए भी, अगर मैं उसका 10 ml डाल दूं, 10 ml में सिर्फ एक ड्रॉप नमक का डले, नमक का कितने परसेंट सोल्यूशन, 10%। बताओगे 10% घर पे बनाना है मैंने, क्या ऐसे बन जाएगा भी बीकर में 90 ग्राम पानी लेके 10 ग्राम नमक डिसॉल्व कर दें, बन गया है ना, वो 10 वेट बाय वेट हो गया। तो हमने 10 ऐसे बना लिया। 10% में से सिर्फ ड्रॉपर भरेंगे, गोल्ड सोल मेरे पास 10 ml लिया हुआ टेस्ट ट्यूब में, सिर्फ एक ड्रॉप जाने की देर है और एक ड्रॉप गिरते ही ये क्या हो जाएगा, सारा कोगुलेट। ये इसकी खास बात होनी चाहिए किसकी, गोल्ड सोल। क्लियर हो गया, 1 ml उसकी कोगुलेशन करवा दे। हमने क्या करना है, हमने स्टार्च और इसका पता करना है, स्टार्च और जेलेटिन का कंपैरिजन करना है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता भी 1 ml डालने से कोगुलेट हो जाता है। पहले मैंने स्टार्च उठा लिया, मैंने स्टार्च थोड़ा थोड़ा 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट किया। अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। मान लो मैंने एक बार 10 ml गोल्ड सोल उठाया, उसमें मैंने 1 मिलीग्राम स्टार्च डाला, 1 मिलीग्राम स्टार्च डालने के बाद ये डाला, तो मैंने देखना भी क्या कोगुलेशन रुकी, मान लो नहीं रुकी, 1 मिलीग्राम से हो गई। मुझे पता चल गया भी 1 मिलीग्राम स्टार्च सफिशिएंट नहीं है। फिर मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट लिया, फिर से 10 ml ट्यूब उठाई, 2 मिलीग्राम डाला, 2 मिलीग्राम डालने के बाद नमक डाला, फिर देखा क्या कोगुलेशन हुई, अब भी हो गई। ऐसे 3 4 5 डालता गया। मान लेते हैं एक फिगर मैं ले लेता हूं कि 25 मिलीग्राम जब डल गया स्टार्च, 25 मिलीग्राम पे पहुंच गए हम। 25th एक्सपेरिमेंट आया मेरा कि जब 25 मिलीग्राम डला ना, उसके बाद मैं एक ड्रॉप डालता हूं तो कोगुलेशन नहीं होती। तो ये 25 मिलीग्राम मैंने नोट कर लिया। अब ये प्रोटेक्शन के लिए
ये सफिशिएंट अमाउंट है, इसने इसकी क्या करवा दी, प्रोटेक्शन करवा दी। समझ आ गया? ये 25 मिलीग्राम ने प्रोटेक्शन करवा दी, तो इसे मैंने इसका नंबर बता दिया कि गोल्ड नंबर है 25। जितने मिलीग्राम डलता है उसे क्या कहते हैं, इसका गोल्ड नंबर। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट मैं किसके साथ करूंगा, जेलेटिन के साथ। सेम स्टार्ट करो। पहला एक्सपेरिमेंट 10 ml लेके 1 मिलीग्राम डाला जेलेटिन, फिर ये डाला, कोगुलेशन हो गई, 2 डाला, 3 डाला, ऐसे डाला। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि जेलेटिन सिर्फ 5 मिलीग्राम डाला है अभी। 5 मिलीग्राम के बाद ही जैसी नमक डाला कोई कोगुलेशन नहीं होती, तो क्या मुझे 6 डालने की जरूरत है? मुझे पता चल गया ये 5 ही सफिशिएंट है। अब सेम अमाउंट के लिए ये तो 25 लगता है, ये सिर्फ 5 लगता है। इसका मतलब हम समझ गए कि कौन सा ज्यादा बढ़िया है, जेलेटिन। तो क्योंकि कोई सीधा हार्डी-शेल रूल चार्ज देख के नहीं पता चल रहा था, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। उस एक्सपेरिमेंट सेटअप को क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। हम सभी का गोल्ड नंबर निकालते जाएंगे, जिसका गोल्ड नंबर कम होगा वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, उसकी प्रोडक्टिव पावर क्या होगी, ज्यादा। समझ आ गया बेटा? क्लियर हो गया पॉइंट? लिख लो गोल्ड नंबर क्या है। राइट डाउन, गोल्ड नंबर क्या है। गोल्ड नंबर, it is defined as minimum amount of protective colloid in milligrams to protect standard gold sol from coagulation. स्टैंडर्ड गोल्ड सोल फ्रॉम कोगुलेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में कितने मिलीग्राम डालें कि उसकी प्रोटेक्शन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसका गोल्ड नंबर। और ये क्या हमें कोई आइडिया दे देगा प्रोटेक्टिव पावर का? प्रोटेक्टिव पावर, जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतनी पावर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगा बेटा। लेकिन ये डेफिनेशन आपकी बेसिक के लिए सफिशिएंट है। मल्टीपल में 4 ऑप्शन में आपको पता है कहां उलझाएगा वो, ये वाली फिगर में। गोल्ड सोल कितना था, 10 ml, कहीं 1 ml लिख दिया, कहीं 10 लिख दिया, कहीं 100 लिख दिया, तो याद रखना है कि 10 ml। दूसरा ये 1 ml 10%, 1 ml 10%, यहां उलझाएगा। बी ऑप्शन में दे देगा 10 ml 1%। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि 1 और 10 में से कौन सा 1% था, कौन सा 10 ml था। पता नहीं 10% 1 ml था, पता नहीं 1% 10 ml। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन आएगी आपको। तो इसे याद ऐसे करना है भी, एक ड्रॉप याद रखना है कि नमक के सोल्यूशन का कितना ड्रॉप था, 1, और 1 ड्रॉप से आपको याद आ जाएगा भी कितने ml, 1 ml। 1 ड्रॉप का वेट 10 ml तो हो नहीं सकता, 1 ड्रॉप कितना होगा, 1 ml। तो इससे आपको फिगर याद रह जाएगी, 1 ml 10%। 1 और 10 में कंफ्यूजन होगी कि 10 1 है या 1 10 है, तो ड्रॉप याद रखना है कि 1 ड्रॉप ऑफ NaCl, और 1 ड्रॉप ऑफ NaCl मींस 1 ml 10%। तो मैं 1 ड्रॉप लिख देता हूं। तो तुम्हें 4 ऑप्शन में से हल्का सा अगर कभी घुमाने की कोशिश करेगा इस फिगर में, 1 10 10 1, कुछ ऐसा, ऐसे कर लोगे बेटा। या फिर यहाँ 10 ml की जगह 100 ml दे दिया। अब तुमसे पूछा जाए भी मैंने 1 ml 10% नमक का सोल्यूशन डाल दिया 100 ml गोल्ड सोल में, बताओ उसकी कोगुलेशन होएगी या नहीं? क्या 100 ml की कोगुलेशन करवा देगा ये? 10 की तो करवा देगा, 100 की तो नहीं करवाएगा। अगर 10 के लिए 1 ml लगता है तो 100 के लिए, हाँ, तो फिर यहाँ चेंज कर देगा, या तो कि अगर 100 ml दे दिया तो फिर ये भी अकॉर्डिंगली 10 गुना कर दो भी, कितने ml ले लो, 10 ml। तो फिर एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि वैसे तो 10 के लिए 1 है, 10 के लिए 1 का मतलब 10% सोल्यूशन हमें चाहिए। 10 के लिए 1 है तो 100 के लिए 10 हो जाएगा, 20 के लिए 2 हो जाएगा। तो यहाँ एक कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट कर सकता है भी, बताओ अगर किसी का गोल्ड नंबर
25 है, तो डज इट मीन कि 25 मिलीग्राम इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट 100 ml गोल्ड सोल? नहीं, है ना। 100 ml गोल्ड सोल बाय एडिंग 1 ml 10%, तो नहीं। लेकिन बी में रखा 100 ही, अब क्या बोल रहा है 100 ml गोल्ड सोल ऑन एडिंग 10 ml 10%, तो फिर सही हो गया। तो मैथमेटिक्स से मोल कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। तो अकॉर्डिंगली होमोजेनियस ऐसे सोल्यूशन हम चलेंगे, हो जाएगा बेटा। चलो मेन यही पूछेगा भी कौन सा अच्छा है, गोल नंबर लिख के दिए जाएंगे, वो सबसे सिंपल है। थोड़ा सा डेफिनेशन में ये वैल्यू याद रखनी है, गोल्ड सोल कितने ml 10%, 1 ml नमक और परसेंट 10%, ये याद हो जाएगा बेटा। एक और लिख लो, जेलेटिन इज एडेड एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर आइसक्रीम्स। तो तुम आइसक्रीम खाते हो, है ना, तुम खा रहे हैं 25 डिग्री पे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि साथ के साथ पिघल गई, काफी टाइम लगे आता है, तो उसमें एक प्रोटेक्टिव एजेंट डाला रहता है, कौन सा, जेलेटिन। जेलेटिन इज एडेड एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट इन आइसक्रीम। आइसक्रीम मिल्क पानी मिला के बनाते हैं ना, मुझसे फ्रीज कर देते हैं मिल्क पानी। मिल्क तो फिर ऑयली है, मिल्क पानी का सोल्यूशन ज्यादा स्टेबल तो नहीं होना चाहिए, सस्पेंशन बनेगी, तो उसमें क्या डाला जाता है, जेलेटिन, प्रोटेक्टिव एजेंट काम। टॉपिक भी तो दो टॉपिक हो गए हमारे, कोगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, और आगे हैं कुछ एक और प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहे, कुछ क्वेश्चन बना के करवा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट आर फैक्टर्स इकट्ठे हो गए, एग्रीगेशन हो गए, कई पार्टिकल जुड़ जाएंगे तो हैवी पार्टिकल सस्पेंशन हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा तो नीचे सस्पेंड कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगी। हम इसे रोकते कैसे हैं फिर, सेम चार्ज आ जाए, या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर क्या आ जाए, नेगेटिव। तो चार्ज का मतलब ये है कि अगर सेम चार्ज है, इफ सेम चार्ज is there on colloidal particles, it will not aggregate to form precipitate। तो पहला तो हमें लगता है उनके ऊपर चार्ज आया है, ठीक है, सेम चार्ज होना चाहिए। अब सेम चार्ज आएगा कैसे कैसे, सेम चार्ज कैसे आएगा अभी, रीजन क्या हो सकते हैं, चार्ज कहां से आता है, चार्ज कैन बी प्रेजेंट ड्यू टू, ज्यादातर तो पेप्टाइजेशन है जिसे क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, 90% केस तो ये कवर करेगा। हाँ, लेकिन इसके बिना भी कई बार चार्ज आ जाता है, फ्रिक्शन की वजह से आ जाता है, या फिर जैसे ब्रैडी-गार्क मेथड में हो गया, ब्रैडी-गार्क मेथड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ब्रैडी-गार्क मेथड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसी वायर में से वेपर निकले, उन वेपर के ऊपर हमें लगता है भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास की थी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो हो सकता है सरफेस पे क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ज्यादातर जो ब्रैडी-गार्क से सोल तैयार किए जाते हैं
उन पे अगर पूछा जाए चार्ज कौन सा होगा तो नेगेटिव। या फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे कि ये यहाँ पे रब किया स्केल और वो लगाया तो इसके स्टिक करने लग गए, वो किस वजह से था, चार्ज डेवलप हो गया। फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक पे पॉजिटिव आया था दूसरे पे नेगेटिव। तो यहाँ सल्यूट और सॉल्वेंट में भी तो फ्रिक्शन है, जब चल रहा है सल्यूट पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रही है थोड़ी सी। फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है सॉल्वेंट के कुछ इलेक्ट्रॉन सल्यूट पे चले गए हों, जिससे सल्यूट पे नेगेटिव आ गया हो, सॉल्वेंट पे क्या हो, पॉजिटिव, हल्का फुल्का, बहुत ही कम। तो फिजिक्स कहता है कि ऐसे भी चार्ज आ सकते हैं। खासकर लायोफिलिक पे अगर पूछा जाए भी लायोफिलिक कैसे स्टेबल है, तो उनमें तुम ये रीजन दे सकते हो भी हो सकता है लायोफिलिक पे थोड़ा चार्ज आ गया हो, किस वजह से आ गया हो, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, कर लोगे ये भी। तो चार्ज कैसे कैसे आ सकता है, या फिर मिसैलिएशन में आ जाता है चार्ज। मिसैलिएशन में हमने पढ़ा है कैटायनिक अनायनिक अलग अलग पढ़े हैं, नॉन आयनिक, है ना, तो मिसैलिएशन में आया। सेकंड एक और रीजन है, दूसरा तुम्हें कहता है फिर लायोफिलिक बताना क्यों स्टेबल है, या फिर वो जिन पे चार्ज है ही नहीं क्या वो स्टेबल नहीं है। तो कई बार जिन पे चार्ज नहीं है वो भी स्टेबल हो जाते हैं, खासकर स्टार्च, जेलेटिन, इनके सोल्यूशन। इसमें एक सेकंड फैक्टर और है, सेकंड फैक्टर उसने लिखा हुआ है ब्रोनियन मूवमेंट्स। ब्रोनियन मूवमेंट्स क्या है, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनमें रूम टेम्परेचर पे एनर्जी जीरो तो है नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होएगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का मतलब कुछ ना कुछ क्या होएगी, वेलोसिटी। कुछ ना कुछ वेलोसिटी का मतलब ये आपस में लगातार मूव करते रहेंगे, टकराते रहेंगे, जिसे कहते हैं कोलिजन थ्योरी जैसे थी कि कोलिजन होते रहते हैं। अगर मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, कोलिजन होते रहते हैं, तो इनका नीचे बैठना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये पार्टिकल है ये नीचे तभी गिरेगा अगर लगातार ग्रेविटी इसे अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही बीच में आके ये वाला पार्टिकल टकरा गया, ये फिर से इधर चला गया, इधर चला गया, तो ग्रेविटी वाली पुल जो है वो कम हो गई, फिर से नीचे गिरने लगेगा, कुछ ही सेकंड में किसी और से टकरा गया, फिर से इसे इधर चला गया, जिसकी वजह से लगातार एक दूसरे में टकराने की वजह से जिग जैग मोशन होती रहती है पार्टिकल की, तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, नीचे बैठने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। तो सेकंड ब्रोनियन मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ब्रोनियन मूवमेंट क्या है, स्पॉन्टेनियस है ये, स्पॉन्टेनियस जिग जैग मोशन of colloidal particles is also responsible for stability। वो भी क्या है, स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सस्पेंशन नहीं होगा जल्दी। हो जाएगा बेटा। तो ये प्रॉपर्टीज में आपको दो प्रॉपर्टीज अलग अलग लिखी मिलेंगी, बुकलेट में पढ़ना। एक लिखा मिलेगा अभी चार्ज आया था पार्टिकल के, वो कहाँ से आता है। दूसरा अलग से एक टॉपिक बना के लिखा होगा ब्राउनियन मोशन। लेकिन आपको क्वेश्चन बना के याद रहेगा कि स्टेबिलिटी के क्या क्या रीजन थे, तो दो रीजन कंबाइन हो गए, या तो चार्ज आएगा उनके ऊपर या क्या आएगा, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वीक स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसे बुकलेट में लिखा मिलेगा आपको, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। लाइट के साथ इसका कुछ फिनोमेना है, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ब्रोनियन मोशन आप देख सकते हो बेटा, एक अंधेरा कर लो रूम में, अंधेरे में कहीं छोटे से सुराख में से रोशनी आ रही है तो आप डस्ट पार्टिकल देखते हो, दिखते हैं मूव करते हुए, लगातार मूव करते दिखाई देते हैं, वो क्या है, ब्रोनियन मोशन। मीन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नेगेटिव है इसका, थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, टॉर्च जलाई अंधेरे कमरे में तो भी आपको दिखेंगे, तो जिगजैग मोशन होती रहती है। हो जाएगा। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल पार्टिकल की एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपके अंदर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें लेते हो, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और इसके ऊपर हम टॉर्च से लाइट डालते हैं, यहां लाइट जा रही है ऐसे,
तो आप क्या देखोगे, इन लाइट में से कुछ पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर एंगल पे, जनरली 90 डिग्री के एंगल पे, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये जो डिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग है लाइट की, ये कोलाइडल पार्टिकल के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल हैं तो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल इतने बारीक हैं, इतने छोटे हैं कि लाइट टच करके सारी आगे निकल जाती है, वो उसे रोक नहीं सकती। अगर सस्पेंशन के पार्टिकल हैं तो इतना बड़ा साइज है कि लाइट सारे का सारा टकरा के वापस ही आ जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जा सकती। सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल का साइज रेंज भी आपकी जो विजिबल पार्ट की वेवलेंथ की रेंज है उसमें है। सोचो विजिबल की रेंज क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर। क्या इसी रेंज में हमारा ये है कोलाइडल, 1 से 1000 नैनोमीटर। और फिजिक्स कहता है भी हमारी आईज विजिबल लाइट को देख सकती है, उन ऑब्जेक्ट को ज्यादा देख सकती है जिनका साइज रेंज कम से कम वेवलेंथ के रेंज से मैच करे, इससे छोटे पार्टिकल नहीं देख सकते। वेवलेंथ की रेंज भी 400 से 700 है, इनकी रेंज भी क्या है 1 से 1000 है, तो इसी रेंज में कोलाइडल आते हैं। तो जब ये वेवलेंथ विजिबल वाली इनसे टकराती है, कुछ हिस्सा स्कैटर होके ऊपर 90 के एंगल पे आता है, कुछ आगे चल जाएगा। वो जो स्कैटर लाइट है 90 डिग्री वाला, वो हमें विजिबल होता है, वो दिखता है। विजिबल में से जनरली ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है, पार्टिकल की नेचर है, कोलाइडल साइज ऐसे हैं कोलाइडल पार्टिकल के, ब्लू कलर ज्यादा होता है, तो फिर ब्लू कलर हमें दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि कुछ पार्टिकल का साइज ऐसा है कि जो विजिबल की वेवलेंथ है उसकी साइज से मैच कर जाता है। तो सिर्फ कोलाइडल ही हैं जो स्कैटर कर सकते हैं, ना तो ट्रू कर सकते हैं ना सस्पेंशन कर सकते हैं। हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन सिर्फ हमें इतना का आएगा कि पहला, स्काई जो है हमारा ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई किस वजह से है, तो आपको आंसर देना भी ये किस वजह से है, दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। सन आ रहा है ईस्ट की साइड से, ईस्ट की साइड से लाइट पड़ रही है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल का साइज क्या है, कोलाइडल, तो जैसी इनसे टकराएगी 90 डिग्री पे मेरी तरफ कुछ लाइट आ गई, कुछ सीधी निकल गई। जब 90 डिग्री पे मेरी तरफ आएगी, वो जनरली ज्यादातर जो होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, ब्लू वाला, तो हमें जो दिखेगा वो कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू कलर। कोई स्विमिंग पूल देखा हो आपने, या जनरली सी वाटर हमें बाहर से जनरली कैसा कलर दिखता है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो सी वाटर का है या पूल का है, वो भी ज्यादातर किसकी वजह से है, इसकी वजह से। तो सेकंड सिर्फ इतना लिखना होगा कि ब्लू कलर ऑफ स्विमिंग पूल, पानी ब्लू नहीं है, वो भी किस वजह से है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। ठीक है, हो जाएगा बेटा। बाकी डिटेल आप फिजिक्स में भी आपको हो टॉपिक आता है फिजिक्स में कहीं, हाँ, तो बाकी डिटेल वहां हो जाएगा। हमें यहाँ 2 क्वेश्चन लिखने हैं हमें, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई आंसर इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ब्लू कलर ऑफ वाटर आंसर ड्यू टू, हमें बहुत ज्यादा डिटेल, क्योंकि वेवलेंथ वाले क्वेश्चन वो फिजिक्स में पढ़ोगे ज्यादा, है ना। हो जाएगा बेटा ये भी प्रॉपर्टी, तो इसे हमने क्वेश्चन बना के लिखा। और लास्ट लिखो, थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विद ट्रू सॉल्यूशन। क्या कोई कमेंट कर सकते हो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कंपेयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विद ट्रू सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं क्या, पहले तो ये समझते हैं। याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो मान लो सोप सॉल्यूशन है, बिलो सीएमसी ट्रू है, यही सोप सॉल्यूशन अबव सीएमसी क्या बनने वाला है, कोलाइडल। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा भी बताना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिलो सीएमसी ज्यादा रहेंगी या अबव सीएमसी ज्यादा रहेंगी, बिलो सीएमसी ज्यादा रहेंगी, क्योंकि अबव सीएमसी तो एसोसिएशन नहीं होने लग जाएगी। जैसी सीएमसी आती है कई मॉलिक्यूल जुड़ के एक बनाने लगे आते हैं, एसोसिएशन हो गई। सोचो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर एसोसिएशन होती थी तो पार्टिकल कम हो जाते थे, पार्टिकल कम हो जाते थे मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती थी।
तो हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सोल्यूशन की तो जनरली ज्यादा होती हैं, हाई वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि पार्टिकल ज्यादा हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर, लेकिन इसमें लो वैल्यू हो जाएगी, लो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल आर लेस ड्यू टू एसोसिएशन, एसोसिएशन होने लग गई, एसोसिएशन की वजह से मीसल्स बन गए, है ना। तो टॉपिक वही है लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिखवा दिए। स्टेबिलिटी के क्या क्या रीजन है, चार्ज कैसे कैसे आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, टिंडल इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा, और ये वाला क्वेश्चन है हो जाएगा। बाकी एक रीड कर लेना आज जाके, हेट्रोजीनस नेचर लिखा होगा तो हमें पता है ट्रू सोल्यूशन होमोजीनस होता है, ये क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, ऐसे कुछ एक प्रॉपर हो जाएगा बेटा इतना। अब लास्ट इसमें एक हमारा एप्लीकेशन पार्ट बचा है। एप्लीकेशन कौन कौन सी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए कल एनसीईआरटी लेके आओ, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक उसने वैसे दिया हुआ है, इमल्शन के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा जेल के बारे में हल्का सा बताना है। मेन जो है एप्लीकेशन रहेगी, 2 लेक्चर लग जाएंगे हमारे क्योंकि एप्लीकेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी पेंडिंग है, एक एडजॉर्प्शन की भी पेंडिंग है ना। हाँ 10-12 है तो वहां से रीड कर लेंगे। और शाम को बेटा 8:30 ज्वाइन करो, ठीक है, जिसके भी डाउट्स हैं अल्कोहल में। देख लेते हैं बेटा संडे टेस्ट क्या है, अभी तो याद नहीं कौन सा है।